गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 10th। मैं आज आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड राजनीति विज्ञान चैप्टर संघवाद की वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तरों की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संघवाद की विशेषताएं: यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने एवं प्रशासनिक कार्यों पर दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना चाहिए और आदर्श संघीय व्यवस्था में भरोसा और साथ रहने पर सहमति होनी चाहिए। दो स्तरीय भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर हुआ है। दो स्तरीय शासन व्यवस्था: भारतीय संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। एक है संघ सरकार या केंद्र सरकार और सेकंड है राज्य सरकार। केंद्र सरकार देखिए, प्रथम स्तर की सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, उसे संघीय सरकार कहते हैं। फिर दूसरे स्तर की सरकारों को राज्य या प्रांतों की सरकार कहते हैं, जो शासन के दैनिक कार्य को देखती है। फिर देखिए, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारत के संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया, जिसे पंचायत या नगर पालिका कहते हैं। 73वें तथा 74वें संशोधन द्वारा इन्हें महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम 3 सूचियां भी कहते हैं: संघ या केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। अब जानिए संघ सूची क्या है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। इस सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व के विषय में आते हैं। फिर है आपका राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को होता है। इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। फिर है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। जब दोनों सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में मतभेद होता है, तब केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय रखे गए हैं। अब देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण। भारत एक विशाल देश है। यहाँ 2 स्तर वाली शासन व्यवस्था से अच्छा शासन नहीं चल सकता। भारत के राज्य बड़े होने के साथ साथ वह स्वयं भी
आंतरिक स्तर पर विविधताओं से पूर्ण है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की आवश्यकता है, जिसमें तीसरे स्तर की सरकार स्थानीय स्तर की हो। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह अवधारणा है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुलझाया जा सके। अब देखिए स्थानीय सरकार क्या है। तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं। लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की अच्छी समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को निर्णयों में सीधे भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगरपालिकाओं की स्थापना की गई थी, लेकिन इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इस स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इसके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इस तरह प्रभावी ढंग से सत्ता का कोई अधिकार, सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? गांवों के स्तर पर उपस्थित स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है जो एक तरह की परिषद होती है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, जिसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत के सदस्यों का चुनाव पंचायत सदस्य करते हैं। अब देखिए जिला परिषद। जिला परिषद क्या है? स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। अब देखिए नगर पालिका, इसी को बोलते हैं हम दूसरे शब्दों में नगर निगम। नगर पालिका क्या है? स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। तो शहरों में नगर पालिका के नाम से और बड़े शहरों में नगर निगम के नाम से वो है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर भी कहते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।